हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट का आज का अपना टॉपिक है प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी परमाणु में अगर कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक का आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को उस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में अन्य जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ कम कर देते हैं। जितना उस पर लगना चाहिए उतना नहीं लग पाता, यानी वो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो उस नाभिकीय आवेश को परिरक्षित करते हैं और उस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक का जो आकर्षण बल है कुछ कम महसूस किया जाता है। ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है इनका जो ये परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। और ऐसी स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन द्वारा जो महसूस किया जाने वाला वास्तविक आकर्षण बल है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। इसे हम Z इफेक्टिव से लिखते हैं। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, जहाँ Z इफेक्टिव है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश और Z है नाभिकीय आवेश जो परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, और सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट या मैं कहूँ परिरक्षण नियतांक यानी कितना परिरक्षित हुआ है। तो हम Z इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा की कैलकुलेशन करते हैं और सिग्मा की कैलकुलेशन करके Z अपने को पता ही होता है, फिर हम Z इफेक्टिव निकाल सकते हैं। तो इस परिरक्षण नियतांक सिग्मा की कैलकुलेशन करने के लिए हम स्लेटर्स नियम का उपयोग करते हैं। जो नियम क्या कहता है कि सबसे पहले तो जिस भी इलेक्ट्रॉन का अपने को निकालना हो तो नीचे दी गई व्यवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास की व्यवस्था कर लेनी होती है। जैसे हमें 1s पहले कोस है उसका अलग लिख लो, दूसरे को 2s 2p को एक साथ लिख लो, फिर 3s 3p 3d, इस तरह से इनको कोष्टक में बंद कर लेते हैं और फिर हम कैलकुलेशन के लिए इसका जो नियम है उसको देखते हैं। पहले हम बात करते हैं अगर S या P उपकोष में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए सिग्मा परिकलन करना है तो कौन सा नियम लागू होगा। जिस S या P में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन का अगर अपने को सिग्मा कैलकुलेट करना है तो सेम उसी के अंदर अन्य जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें प्रत्येक का योगदान होगा 0.35, इतना परिरक्षित करेगा ये। उससे जस्ट पहले वाले n-1 कोष में उपस्थित, चाहे वो D में हो P में हो किसी में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, n-1 कोष में जो उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है उसका योगदान होगा 0.85। और अब इससे पीछे जो है जितने भी इसके अंदर के n-2 का हो n-3 का हो 4 का हो सारे उन सब में से प्रत्येक का योगदान होगा 1.0। तो ये नियम था NS और NP में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का परिकलन करने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन N, D या NF यानी D और F सब सेल में प्रेजेंट है और उसके लिए सिग्मा परिकलन करना है तो हमें क्या करना होगा कि सेम उसी में D का कर रहे हैं तो उसी D या F में उपस्थित जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है उसका योगदान होगा 0.35 और N, D और NF के बाईं तरफ यानी n-1 से n-2 3 4 यानी अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन जो है उनमें से प्रत्येक का योगदान होगा 1.0। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम सिग्मा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस एक अपवादिक रूप से व्यवहार होता है 1s ऑर्बिटल का। अगर केवल 1s के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ सेम s के लिए 0.35 ना लेकर 0.3 लेना होता है, ये ध्यान रखना है अपने को। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे जिंक के 4s और 3d इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। लिख लिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 लिख लिया। अब इनको जैसे हमने पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्यवस्था को कोष्टक में बंद करना है, तो 1s को अलग कर लिया, 2s 2p को अलग कर लिया, 3s 3p अलग हो गया, 3d 4s ये सब अलग अलग कर लिए। अब अपने को ज्ञात किसका करना है 4s का। तो देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का तो हम ज्ञात कर ही रहे, तो दूसरा जो है उस पर परिरक्षण प्रभाव डालेगा।
अब सेम एस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका योगदान कितना होता है, एस वाला रूल लगाएंगे हम 0.35। तो हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं 1 + 0.35 प्लस, अब इससे पहले जो n-1 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 3d 3s और 3p। यहाँ n 4s का ज्ञात कर रहे हैं तो n 4 हो गया, n-1 कितना हो गया 3, तो 3s 3p और 3d में 6 और 2 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन है और प्रत्येक का योगदान है 0.85। तो ये हम जोड़ देंगे 18 × 0.85 प्लस, अब जो पीछे बच गए उन सब का योगदान प्रत्येक का 1 है और पीछे बचे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 × 1 ही हो जाएगा। इन सब को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 25.65। ये हो गया सिग्मा। अब जेड इफेक्टिव ज्ञात करना है तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। जेड जिंक के लिए 30 होता है, 30 माइनस सिग्मा कितना था 25.65, तो ये जेड इफेक्टिव इसके लिए आ गया 4.35। ठीक इसी प्रकार हम 3d इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे। अब देखिए यहाँ एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि 3d इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो 4s जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d से बाहर है, तो बाहर वाला कभी अंदर वाले पे परिरक्षण प्रभाव नहीं डालता, बाहर वाले पे अंदर वाला डालता है। तो 4s का तो हमने को काउंट ही नहीं करना। अब रूल यहाँ लगेगा nd और nf वाला। तो d में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 10, एक का तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं तो वो खुद पर परिरक्षण डालने से ना, तो 9 बच गए, वो 9 जो है वो उस एक इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण डालेंगे। अब हम जानते हैं कि सेम nd या nf में प्रेजेंट होता है, उसके लिए कैलकुलेट करना है तो प्रत्येक का योगदान कितना है 0.35, तो 9 × 0.35 प्लस nd nf के लिए बीच वाला वो 0.85 वाला तो चक्कर ही नहीं, सीधा ही इसके अंदर जितने भी बच गए उन सब का योगदान 1 है, तो अंदर बचे हैं बाकी 18, तो 18 × 1 ये हो गया 21.15। तो यहाँ जेड इफेक्टिव निकल के आएगा 30 माइनस 21.15 यानी 8.85। ठीक ऐसे एग्जांपल आपको एक दिया गया हीलियम का। हीलियम में 1s इलेक्ट्रॉन का निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं। अब चूंकि यहाँ वो अपवाद वाला व्यवहार ध्यान में रखना है अपने को, यहाँ 0.35 ना लेकर के 0.3 लेना है, तो जेड इफेक्टिव इसका हो जाएगा 2 - 0.3 यानी 1.7। ठीक इसी प्रकार आप किसी का भी ज्ञात कर सकते हो, जैसे सोडियम परमाणु के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन का। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है 3s वाला है, तो उसके लिए ज्ञात करोगे 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सेम एस ns में 1 का तो हम ज्ञात ही कर रहे हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, तो ये 0 हो गया। प्लस अंदर n-1 में 2s और 2p में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 × 0.85 यानी ये 6.80 हो गया। प्लस अंदर फिर 2 बच गए, प्रत्येक का 1 होगा, 2 × 1 यानी 6.8 और 2 8.8 हो गया। जेड इफेक्टिव क्या होता है जेड माइनस सिग्मा, जेड इसके लिए 11 है, सिग्मा हमने कैलकुलेट किया है 8.8, तो जेड इफेक्टिव हो गया 2.2। तो इस तरह से हम किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर मैं इन नियमों को रिवाइज करवा देता हूँ। जब हमें NS और NP के लिए सिग्मा की कैलकुलेशन करनी होती है तो हमें जिस NS या NP में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के लिए करना है उसी सेम NS और NP में जितने भी इलेक्ट्रॉन अदर बच गए उन सब का योगदान 0.35 होगा। उससे एक कम अंदर की तरफ आए, अंदर वाले सेल में n-1 सेल में, तो उनमें प्रत्येक का योगदान होगा 0.85। जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उनको 0.85 से गुणा करके टोटल योगदान हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन बच गए n-2 n-3 में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनमें प्रत्येक का योगदान 1 होगा। और NF और ND के लिए कैलकुलेट करना है तो सेम ND और NF में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का योगदान 0.35 लेना है, और ND और NF के अंदर की तरफ n-1 n-2 कितना भी हो, बाकी जो अंदर बच गए वो सारे के सारे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का योगदान उसमें 1 मानते हुए चलना है। इस तरह से हम सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था अपना स्लेटर्स नियम और इसकी सहायता से हम जेड इफेक्टिव ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी ये 3 एग्जाम्पल आपने देखे हैं, इस तरह से आप अदर एग्जाम्पल भी कैलकुलेट करके प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।